दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो भूगोल है उसका पाठ 2 जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जहाँ कहीं समझ में ना आए या कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आज कक्षा 11 NCERT भूगोल का पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था? तो वो कौन सा उत्तर होगा इसका? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना की जो प्रतिपादन किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने। दूसरे जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल ने क्या प्रमाण दिया? एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तीसरा प्रश्न जो है वह है, निहारिका किसे कहते हैं? तो निहारिका या नेबुला से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है। ओके। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत किया है हायल नामक विद्वान ने। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सौरमंडल में बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो जोवियन ग्रह सौर वायु के प्रभाव से बहुत दूर थे, अतः सौर वायु जोवियन ग्रहों से हाइड्रोजन व हीलियम गैसों को नहीं हटा पाई। ओके। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी? तो पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक जो वर्ष थे उनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता रही है। ओके। आठवां जो प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो इसकी जो वैज्ञानिकों ने इसकी आयु जो बताई है 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। नौवां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व। 10वां प्रश्न है, सर जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो डबल सिद्धांत, जो सन 1938 में आया था। निम्न में कौन सी सबसे लंबी है? अवधि कौन सबसे लंबी है? तो इसमें ऑप्शन दिया है यान, महाकल्प, कल्प और युग। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? यान होगा। 12वां प्रश्न है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी, गैस और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। ओके। 13वां प्रश्न है, चतुर्थक कल्प के 2 युगों के नाम लिखिए। तो यह उत्तर होगा अत्यंत न्यूतन युग और अभिनव युग। बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। तो बाहरी ग्रह में आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह हैं। बाकी जो हैं वो कौन हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह हैं। 15वां, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो इसका जो उत्तर होगा मंगल ग्रह पर तथा बृहस्पति ग्रह के उपग्रह
यूरोपा पर, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर पृथ्वी मतलब क्या है, जीवन संभावना व्यक्त कर की जा रही है ऐसा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तो पहले लगभग लिखा जाता था कि लगभग 8 मिनट, लेकिन अब पॉइंट में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये होगा 8.311 मिनट, 8.311 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस ग्रह अथवा गैसीय पदार्थों से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ओके, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न है लघु उत्तरीय का, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ये एक जो पिरामिड बना हुआ है, जिसमें पहला अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो बिग बैंग के अनुसार हम देखते हैं इसका पहला जो है, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत ही अधिक था। दूसरा, परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तीसरा, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। तो ये 3 सिद्धांत हो गए बिग बैंग के। अगला प्रश्न है इसी में, ग्रहों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला जो उत्तर, गैस के गुंथित झुंड तारों के रूप में थे। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से क्रोट का निर्माण हुआ। इस क्रोट के चारों तरफ गैस व धूल कण की घूमती हुई तस्करी विकसित हुई। दूसरा इसी में था कि दूसरी अवस्था में क्रोट के चारों तरफ का पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण ग्रहाणुओं में बदल गए। तीसरा, अनेक छोटे ग्रहाणु मिलकर बड़े होते गए एवं ग्रहों के रूप में बदल गए। ओके, अब देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर के प्रमुख कारण क्या है, ये कारण बताना है, अंतर नहीं बताना है। जो पहला इसमें होगा, पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे, अतः अधिक तापमान के कारण यहाँ गैस संघनित हो गई। इसमें दूसरा जो है कारण, सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव गैस ग्रहों के गैस व धूल कर उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई। तीसरा जो इसका कारण हुआ कि पार्थिव ग्रह छोटे थे, इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैस रुकी नहीं, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवनों के प्रभाव से बचे रहे, अतः उन पर गैस से रुकी रहीं। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। तो इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये द बिग स्प्लैट का सिद्धांत है, मतलब द बिग स्प्लैट ने इस तरह कहा था। 5वां प्रश्न है, स्थलमंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का क्या योगदान है? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ जब पृथक हो जाते, अलग हो जाते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या है? विभेदन कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के उदाहरण, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए, जिसे फलस्वरूप हल्के एवं भारी घनत्व का एक मिश्रण तैयार हो गया। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थों पृथ्वी के केंद्रों में चले गए,
एवं हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये पदार्थ ठंडे हुए और ठोस रूप में भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। ओके, अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास कैसे हुए। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, उनको लिखना है। तो उत्तर जो होगा इसमें पहला आ जाएगा आपका, पृथ्वी अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले, जिसमें जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। ओके, दूसरा जो प्रश्न है इसी में, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। जो संकल्पनाएं थी उन्हीं संकल्पनाओं को लिखना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पनाएं निम्नलिखित थी, जिसमें पहला है निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जनक इमैनुअल कांट थे। इसके अनुसार गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दूसरा, लाप्लेस ने इस परिकल्पना के सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुल संकुचित हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। तीसरा, चेम्बरलेन एवं मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़ों से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित तो अगला प्रश्न है तीसरा, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। तो उत्तर होगा, वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिसमें पहला है ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस और धूल कणों की चक्कर लगाती हुई एक तस्करी विकसित हो गई। दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। तीसरा जो है, बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जुड़कर बड़े पिंडों के रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत कौन से थे, बताइए। यहाँ तो थोड़ी प्रिंटिंग में डिस्टर्ब हो गया। उत्तर यहाँ से होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सामने आने शुरू हो गए, किंतु सभी विचार परिकल्पना हाइपोथेसिस की श्रेणी में आते हैं। यह सिद्धांत की श्रेणी में नहीं है। ये इस प्रकार हैं। जिसमें पहला है वैज्ञानिक संकल्पनाएं। ये वर्ष मतलब ये वैज्ञानिक किसने दिया, कौन सी संकल्पनाएं और किस वर्ष में दिया। सबसे पहले इमैनुअल कांट ने लप्लास की निहारिका की परिकल्पना दिया। ये 1796 में 1796 में। चेम्बरलेन और मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना या द्वितारक विचारधारा, यह 1900 ईस्वी में दिया था। ठीक है ना। आटोसीमिड व कार्ल बाइजास्कर, ये नाम थोड़ा कठिन है। तो संशोधित निहारिका परिकल्पना ये 1950 में इन्होंने दिया था। तो
तो ये रही पृथ्वी से संबंध की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं या सिद्धांत। अगला प्रश्न जो है 5वां, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को किस प्रकार से विभाजित किया गया है? समझाइए। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को बृहद, मध्यम व लघुत्तर में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला ईयान, महाकल्प, दूसरा कल्प, तीसरा युग। ईयान सबसे बड़ी और सबसे छोटी अवधि है। पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक तो ईयान जो है सबसे बड़ी और युग की सबसे छोटी अवधि है। पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के 4 ईयान में विभक्त किया गया है। वर्तमान ईयान फेनोरोजाइक ईयान कहलाता है। इस ईयान को 3 महाकल्पों में बांटा गया: पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। उक्त महाकल्पों को कल्पों में तथा कल्पों को और छोटी अवधि युगों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, तृतीय कल्प का विभाजन युगों में कीजिए और उसकी अवधि बताइए। तृतीय कल्प को 5 युगों में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार है, एक तरफ युग है, एक तरफ अवधि है। पुरानूतन ये 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ठीक है ना। आदि नूतन 3.7 करोड़ से 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व। अधिनूतन 2.4 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। अल्पनूतन 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। अतिनूतन 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व। तो ये रहे पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कहीं न समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।